बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अरे हाँ कि ना? हाँ, चलो। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे कि मानव की क्रियाओं के द्वारा विकास जो था उसके बारे में बात किया था। और हमने ये बताया था कि मानव की क्रियाओं की वजह से जो उद्विकास होता है वो प्राकृतिक रूप से होने वाले उद्विकास की तुलना में कम समय में होता है, मतलब तेज होता है। और वो जो उद्विकास था, उस उद्विकास के परिणाम जो थे वो मनुष्य के हाथ में नहीं होते। इसलिए हमने बोला था कि उद्विकास जो होता है वो उद्विकास अनिश्चित होता है तथा अदिशात्मक होता है। यह एक रैंडम, दैट इज स्टोचास्टिक प्रोसेस है जो कि बाई चांस होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। चलें, अब अपने पास अगली जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्राकृतिक वर्ण के प्रकार के बारे में, कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिएगा बोर्ड पे बच्चे, हम बात कर रहे हैं आपके सामने, वो बात कर रहे हैं प्राकृतिक वर्ण के प्रकार के बारे में। प्राकृतिक वर्ण जो होता है वो प्राकृतिक वर्ण अपने पास 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहला है वो है स्थायीकारी वर्ण, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। बेटा, ये स्टेबलाइजिंग जो है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है, ये स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन उस वातावरण में होता है जो वातावरण नियत बना रहता है, कांस्टेंट होता है, मतलब उस वातावरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए लाइन लिखी कि ये सामान्यतः अपरिवर्तित वातावरण में लागू होता है। कैसे वातावरण में लागू होता है? अपरिवर्तित वातावरण में लागू होता है। चलिए, मैं इस चीज को उदाहरण के द्वारा आपके सामने रखता हूं। हमने बात किया कि मानव के शिशुओं में मृत्यु दर के बारे में बात की, मानव के शिशुओं में मृत्यु दर के बारे में बात की। जो मनुष्य में बच्चे जो होते हैं, अगर उन बच्चों की बॉडी का वेट जो है वो वेट 4.5 केजी से ज्यादा होगा, 4.5 केजी से ज्यादा होगा, या 2.5 केजी से कम होगा, या 2.5 केजी से कम होगा, तो ये जो बच्चे थे इनकी डेथ रेट होगी, वो डेथ रेट होगी बेटा बहुत ज्यादा, मतलब इनके मरने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। ऐसे बच्चे जिनकी बॉडी का वेट लगभग बात करके चले तो 3 से 3.5 केजी होगा, ऐसे बच्चों की डेथ रेट जो होगी वो डेथ रेट होगी बहुत कम, डेथ रेट होगी वो डेथ रेट होगी बहुत कम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये रहा कि वो बच्चे जिनकी बॉडी का वेट 3 से 3.5 किलो तक होगा, उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो गए? बहुत ज्यादा। सर्वाइवल के चांसेस बहुत हो गए ज्यादा, इसलिए उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा। ये दोनों ही बच्चे जिनका वेट 2.5 किलो से कम है या 4.5 किलो से ज्यादा है, उनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा होगी, मतलब उनके बचने के चांस हो गए बहुत कम। तो अगर बच्चों की पॉपुलेशन देखेंगे तो उस पॉपुलेशन में कौन से बच्चे सबसे ज्यादा होंगे? वो बच्चे सबसे ज्यादा होंगे जिनकी बॉडी का वेट कितना है? 3 से 3.5 किलो है, मतलब जिनकी बॉडी का वेट औसत वेट है। अब इसी बात को एनसीईआरटी के ग्राफ के थ्रू अपन डिस्कस करते हैं। बेटा, एनसीईआरटी में इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। ये मान रहा है कि अपने पास ये जो पहला वाला ग्राफ बन रहा है ये एक आइडियल ग्राफ है। ये क्या है? एक आइडियल ग्राफ है। चले, वो मान रहा है कि अपने पास एक आइडियल, एक स्थायी एनवायरनमेंट है, और उस स्थायी एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्या मान रहा है? सबसे पहले मान रहा है कि ये स्थायी एनवायरनमेंट है, और इस स्थायी एनवायरनमेंट में ग्राफ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। चले भैया, सबसे पहला
सबसे पहला पार्ट में तो वो बच्चे हैं जिनकी बॉडी का वेट कितना है, जिनकी बॉडी का वेट 2.5 से कम है। मैंने बोला ये वो थे जिनकी बॉडी का वेट 2.5 केजी से कम था, तथा ये वो बच्चे हैं जिनकी बॉडी का वेट 4.5 केजी से क्या था, ज्यादा था। हाँ कि ना? बीच में थे वो बच्चे थे जिनकी बॉडी का वेट क्या है, बॉडी का वेट औसत है, जो लगभग कितना है, 3 से 3.5 केजी है। यस कि नो? तो ये क्या कह रहा है कि इस स्थायी वातावरण में जिनके शरीर का वजन कम है उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ होएगी बहुत ज्यादा, जिससे उनकी संख्या क्या होगी, कम। ये वाले रहेंगे, इनकी भी डेथ होगी बहुत ज्यादा, इसलिए संख्या होगी कम। लेकिन ये जो औसत वेट वाले थे, इनके जिंदा रहने के चांस सबसे ज्यादा है, तो इनके नंबर लगातार क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, लगातार क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो मतलब इस वातावरण ने औसत बॉडी वेट वाले बच्चों का सिलेक्शन किया, इसलिए उनके नंबर क्या हो गए, ज्यादा। तो यही बात कह रखी है कि इस वातावरण ने मध्यम साइज की जनसंख्या वाले जीव पसंद किए जाते हैं, और ये रहा उनका फिनोटाइप। जब ये वाले जीव पसंद किए जाएंगे तो इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन और ज्यादा ऊंचा होता जाएगा और संकरा होता जाएगा। हाँ कि ना? तो हमने क्या बोला कि कुछ समय के बाद हम देखेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद हालात अपने पास ऐसे होंगे कि ये जो ग्राफ था दैट इज मध्यम वैल्यू वाला, जिनके शरीर का वजन कितना है, 3 से 3.5 केजी जो वेट है, ये वाले जो जीव थे, बच्चे थे, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए ग्राफ का शिखर जो है वो ऊंचा तथा संकरा होता जाएगा। हाँ कि ना? तो जब भी सवाल पूछे कि बताओ स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में स्थायीकरण वाले वर्ण में कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है, औसत वैल्यू, मध्यम मान को सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, क्या लिखा है कि यह औसत अथवा सामान्य लक्षणों वाले सदस्यों का चयन करता है। कैसे लक्षणों का, औसत तथा सामान्य लक्षण, और वो औसत लक्षण क्या थे, 3 से 3.5 केजी बॉडी वेट, यही तो था औसत लक्षण। चलो मैं आगे, अगली बात यहां ध्यान रखना, इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रकार के वर्ण में मध्यम मान, दैट इज जिसको अपने बोला मीन वैल्यू, कभी भी परिवर्तित नहीं होती। जैसी पहले थी वैसी ही मीन वैल्यू बाद में भी रहेगी, उस मीन वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। चलो भैया मैं आगे, नेक्स्ट दूसरे के बारे में बात करते हैं। देखिएगा बच्चे, दूसरे टाइप का जो नेचुरल सिलेक्शन है, उस नेचुरल सिलेक्शन को अपन बोलते हैं दिशात्मक वर्ण। इस दिशात्मक नेचुरल सिलेक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। बेटा ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन उस वातावरण में होता है जो परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील है। इसीलिए लिखा कि सदैव परिवर्तनशील या परिवर्तित वातावरण में ये लागू होता है। जब ये परिवर्तनशील वातावरण में लागू होगा तो इसमें जो मध्यम मान था वो भी क्या होगा, सदैव परिवर्तनशील होगा, वो भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। अब सवाल था कि अपने पास इस दिशात्मक नेचुरल सिलेक्शन का क्या कोई एग्जाम्पल है, क्या कोई एग्जाम्पल है? चलिए बात करते हैं। हमारे पास इसके सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, वो है औद्योगिक कृष्णता, डीडीटी पाउडर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, घोड़े का उद्विकास, आदि। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, दिशात्मक वर्ण के उदाहरण है। बच्चे हम बात करते हैं कि इस दिशात्मक वर्ण में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा हमने माना कि ये एक आइडियल ग्राफ है। इस आइडियल ग्राफ में क्या है, इस आइडियल ग्राफ में मध्यम साइज की समष्टि सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है।
चले, ये मेरे पास क्या है, ये प्राकृतिक वर्ण द्वारा पसंद किया गया फिनोटाइप दिखा रहा है, हाँ कि ना। चलूं तो यहां पे अपन ने क्या बोला, यहां पे हमने बोला कि अपने पास दो तरह के जीव है। मान लीजिए कितनी तरह के जीव है, दो तरह के जीव है। सबसे पहले हमने बात की वो मौत के बारे में बात की। अगर इसमें हम बात करें तो मौत अपने पास दो तरह की थी। पहली कैसी थी, पहली थी मेरे पास व्हाइट विंग वाली मौत, सफेद मौत या सलब, एंड दूसरी थी मेरे पास काली सलब, हाँ कि ना। तो हमने क्या बोला कि हमने ये लाइन ड्रॉ की, हमने बोला कि ये सबसे ऊंचा जो पीक आपको दिख रहा है, सबसे ऊंचा ये पीक दिख रहा है, ये मेरे पास है बेटा, ये मेरे पास है सफेद सलब, दैट इज सफेद कलर की मौत है, हाँ कि ना। इधर जो मेरे पास है, ये मेरे पास कैसी मौत है, ये मेरे पास काली मौत है। काली मौत या काली सलब है, यस कि नो, यहां तक की बात में कोई दिक्कत है। अब ये क्या कह रहा है कि पहले जो वातावरण है उस वातावरण में सफेद वाली मौत जो है वो सबसे ज्यादा विकसित है, वो सबसे ज्यादा विकसित है, सबसे ज्यादा अनुकूलित है, इसलिए उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जबकि काली रंग की जो मौत थी, सलब थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। तो जिनके में सबसे अच्छे अनुकूलन होंगे उनकी संख्या वातावरण में ज्यादा। तो हमने क्या कहा कि पहले वातावरण ऐसा था कि उसमें सफेद सलब की संख्या ज्यादा थी, मतलब प्राकृतिक वर्ण में कौन सी मौत का सिलेक्शन हुआ, वो अपने पास सफेद सलब का, सफेद वाली मौत का सिलेक्शन हुआ। जबकि काली वाली मौत को परभक्षियों ने ज्यादा खाया, इसलिए इनकी संख्या लगातार क्या होती गई, कम होती गई। चले भैया, उसके बाद वातावरण बदला। क्यों बदला, क्योंकि अपने पास क्या हुआ, अपने पास औद्योगिकरण हुआ। तो हमने क्या बोला कि यहां पे अपने पास हुआ, वो हुआ औद्योगिकरण, अपने पास औद्योगिकरण हुआ। जब औद्योगिकरण हुआ तो 1920 में हमने क्या देखा, 1920 में हमने देखा कि पाइपों के तने पे धुआं तथा कालिख जमा हो गई, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्या था, बहुत ज्यादा था। और अब वातावरण बदल गया था। वातावरण बदल गया तो क्या हो गया कि अब वातावरण ऐसा आ गया था कि काली वाली मौत जो थी उनके लिए कैसी परिस्थितियां आ गई, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां आ गई, जबकि सफेद रंग वाली मौत के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई। कैसी परिस्थितियां आ गई, प्रतिकूल। तो अब क्या होना चाहिए, पहले ये कंडीशन थी, अब क्या होगा, अब अपने पास ये काली वाली जो मौत थी, इन काली वाली मौत के तो नंबर बढ़ते जाएंगे, जबकि सफेद वाली मौत के नंबर घटते जाएंगे। तो अब ये जो ग्राफ था, जो पहले यहां था, ये अब यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अपने पास काली वाली मौत के नंबर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो या तो सफेद से काली की तरफ शिफ्ट होगा, या सफेद से इधर वाली साइड, दैट इज लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, या फिर राइट साइड में शिफ्ट होगा। सफेद वाली जगह पे तो, मध्यम वैल्यू पे तो नहीं रहेगा। तो हमने बोला कि ये दूसरा ग्राफ जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहां पे काली मौत जो है, काली मौत या काली सलब जो है, उनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। इसको ये ग्राफ दिखा रहा है। तो हमने क्या बोला कि पहले जो मध्यम वैल्यू ये वाली वैल्यू जो यहां पे थी, अब ये वैल्यू शिफ्ट होके कहां चली गई, इस जगह पे चली गई। तो इस ग्राफ में ये जो काली लाइन दिखा रखी, ये एग्जैक्टली में ये वाली लाइन दिखा रखी है, जो कि काली वाली सलब की, काली वाली मौत की लाइन है, हाँ कि ना। तो इसीलिए क्या कहा गया कि एक परिवर्तनशील वातावरण में मध्यम मान भी क्या होता है, सदैव परिवर्तित होता रहता है। और यहां पे औसत लक्षणों वाले जीवों को सेलेक्ट नहीं किया जाता, तो किसको किया जाता है, ये जो मध्यम वैल्यू थी ये एक दिशा में शिफ्ट हो गई, वो इस दिशा में भी शिफ्ट हो सकती है या इस दिशा में भी शिफ्ट हो सकती है। इसीलिए इसको बोला दिशात्मक वर्ण। क्या कहती है एनसीईआरटी, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। एनसीईआरटी यहां पे कह रही है कि शिखर एक दिशा में विस्थापित हो जाता है क्योंकि अधिक सदस्य मध्यमान के अलावा अन्य मान को प्राप्त करते हैं, हाँ कि ना। यहां पे देखे तो मध्यमान क्या था, सफेद वाली सलब, लेकिन अधिक सदस्यों ने बाद में बदले हुए वातावरण में कैसा किया,
काली वाली सलब काला रंग वाले लक्षण को एक्वायर किया, इसीलिए जो इसका पीक था वो किधर शिफ्ट हो गया, काली वाली सलब पे शिफ्ट हो गया, इसीलिए इसको बोला दिशात्मक नेचुरल सिलेक्शन। चलू मैं आगे, अंतिम सबसे लास्ट वाला। बेटा अंतिम सबसे लास्ट वाला मेरे पास है, वो है विचलित या विदारक वर्ण, जिसको अपन बोलते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, इस डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन जो था, इसका सबसे फेमस उदाहरण जो है वो अफ्रीका में गिलहरी की आबादी है। बेटा अफ्रीका में जो गिलहरी होती है, उन गिलहरी के 3 आकार होते हैं। सबसे पहला है बड़ा आकार, दूसरा होता है मध्यम आकार, एंड तीसरा और लास्ट जो होता है वो होता है बेटा छोटा आकार। छोटा आकार, तो गिलहरी का जो आकार होता है, आबादी होती है, उसमें 3 तरह के आकार होते हैं, एक तो बड़े आकार की, एक मध्यम आकार की, तथा तीसरी छोटे आकार की। चलिए मैं ग्राफ के द्वारा बताता हूं। हमने मान लिया कि ये यहां पे अपने पास एक आइडियल ग्राफ है। ये अपने पास क्या है बेटा, यहां पे ये अपने पास यहां पे एक आइडियल ग्राफ है। इस आइडियल ग्राफ में गिलहरी के 3 तरह के आकार है। ये लीजिए 3 तरह के आकार है। मैंने बोला ये कैसा, ये अपने पास है मध्यम आकार, ये अपने पास है, ये अपने पास है बड़ा आकार, और ये अपने पास है, ये अपने पास है बेटा छोटा आकार। तो गिलहरी के कितने आकार, 3 तरह के आकार, छोटा आकार, मध्यम आकार तथा बड़ा आकार। तो हमने बोला कि आइडियल कंडीशन में वातावरण के सबसे ज्यादा अनुकूलित कौन सी थी, मध्यम आकार की गिलहरी सबसे ज्यादा अनुकूलित थी। अब धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है, तो वातावरण बदला, तो उस वातावरण के बदलने के बाद क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा। वातावरण के बदलने के बाद क्या हुआ कि परभक्षी जब इन गिलहरी को खाने के लिए आता है, तो बड़े आकार की गिलहरी जो होती है वो परभक्षी से लड़ाई करती है और परभक्षी को भगा देती है। जब लड़ाई करके परभक्षी को भगा दिया, तो कहने का मतलब कि बड़े आकार की जो गिलहरी है वो ज्यादा ताकतवर है और वो लड़के अपने आप को जीवित रख सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ये छोटे आकार की गिलहरी थी, इनको जो ही परभक्षी खाने के लिए आया, ये जल्दी से दौड़ के और दूर भाग गई, अपने बिल में बर्रों में जाके छिप गई। चलो मैं आगे, तीसरी थी मध्यम आकार की गिलहरी। अब मध्यम आकार की गिलहरी जो थी बीच में लटक गई, ना तो इसमें इतनी ताकत कि ये उस परभक्षी से लड़के और फिर उसको हरा दे, ना इसमें भागने में ये उतनी ज्यादा तेज कि भाग के अपनी जान बचा ले। तो अब इन तीनों की तीनों में से बताओ परभक्षी किसका भक्षण सबसे ज्यादा करेगा। ये तो लड़ाई कर लेगी तो बच जाएगी, ये भाग के जान बचा लेगी। सबसे ज्यादा भक्षण किसका, मध्यम वाली का। तो परभक्षी जो जीव थे उन्होंने इस मध्यम आकार की जो गिलहरी थी इनका भक्षण सबसे ज्यादा किया, इसलिए इनकी संख्या लगातार क्या होने लगी, कम। जबकि छोटे आकार की गिलहरी तथा बड़े आकार की गिलहरी की संख्या लगातार क्या होने लगी, ज्यादा। तो मैंने कहा ये पीक वैल्यू, ये वाले की संख्या घटने लगी और इन वाली की संख्या बढ़ने लगी। तो कंडीशन कैसी होने लगी, कंडीशन इस ग्राफ में कुछ ऐसी होने लगी। हां कि ना, मध्यम वाली की संख्या कम हो गई, छोटी और बड़े आकार की बढ़ गई। यही तो मैंने दिखा रखा है। ये मध्यम आकार वाला था, इसकी संख्या कम हो गई, बड़े आकार वाली की बढ़ गई, छोटे आकार वाली की बढ़ गई। इसीलिए तो मैंने कहा कि इसमें अपने पास कितने पीक बन गए, कितने शिखर बन गए। इनमें से अपने पास 2 शिखर का निर्माण हुआ और ये 2 शिखर आगे चल के 2 नई जातियों की उत्पत्ति कर लेंगे। किसकी उत्पत्ति कर लेंगे, नई जातियों की उत्पत्ति कर लेंगे। चलिए एनसीईआरटी क्या कहती है पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, यह 2 पराकाष्ठाओं पर उपस्थित सदस्यों का चयन करती है। दोनों पराकाष्ठाओं पर, दोनों पराकाष्ठाओं का मतलब दोनों किनारे वाले भाग पर। और वो किनारे वाले भाग कौन से थे भैया, वो किनारे वाले भाग ये छोटा और बड़ा, ये दोनों किनारे वाले भाग पर उपस्थित सदस्यों का चयन करती है। और मध्यमान पर
उपस्थित सदस्यों को विलुप्त करता है। मतलब ये हुआ कि ये जो मध्यम आकार की जो अपने पास गिलहरी थी, इनकी संख्या लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये विलुप्त होती जाएगी करता है। इस प्रकार के प्राकृतिक वर्ण के पश्चात दो, ध्यान से देना, दो शिखर प्राप्त होते हैं। यही तो हमने बताया यहां पे कि यहां पे टोटल कितने शिखर प्राप्त होते हैं, दो शिखर प्राप्त होते हैं, जो आगे चलकर दो नई जातियों की उत्पत्ति करेंगे। चले भैया, तो ये कौन से प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन, ये अपने पास था, ये अपने पास था डिसरप्टिव या विचलन प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन था, प्राकृतिक वर्ण था। तो ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में ये ग्राफ गिवन है, वो इन ग्राफ को देख के फिर आपसे पूछेगा कि बताओ ये ग्राफ कौन से प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन को दर्शाता है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से लर्न करनी है। चलूं मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हाँ जी, नहीं है? आगे चलूं, मूव करूं? चलिए देखिए बेटा, नेचुरल सिलेक्शन के बाद अपने पास एक बहुत अच्छी सी अगली हेडिंग आ रही है, जिसको अपन बोलते हैं कृत्रिम वर्ण, जिसका इंग्लिश में अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बच्चे एक बात देखिए, जब हम बात कर रहे थे प्राकृतिक वर्ण के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, तो हम क्या कह रहे थे कि सिलेक्शन कौन करेगा? सिलेक्शन प्रकृति करेगी। प्रकृति ये चीज निर्धारित करेगी कि कौन सा जीव तो जीवित रहेगा और कौन सा मरेगा। लेकिन इस कृत्रिम वर्ण में सिलेक्शन का अधिकार प्रकृति के पास नहीं है। ये सिलेक्शन का अधिकार किसके पास है? ये सिलेक्शन का अधिकार खुद मनुष्य के पास है। वो खुद निर्धारित करता है कि कौन सा जीव जीवित रखना है और कौन सा मारना है। तो इसीलिए ये लाइन लिखी है कि कृत्रिम चयन प्राकृतिक वर्ण के समान है, उसके समान है। केवल प्रकृति का स्थान किसने ले लिया? मानव ने ले लिया। मतलब जो काम प्रकृति कर रही थी, अब वो कौन निर्धारित करेगा? वो मानव निर्धारित करेगा। अब सवाल था कि सर आप हमें बताइए कि ये आर्टिफिशियल जो अपने पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, इस आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जरूरत क्या थी? बच्चे, इस आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जरूरत थी, वो क्या थी? वो थी कि अपन उत्तम गुणों वाले, उत्तम क्वालिटी वाले, अच्छी क्वालिटी वाले जंतु तथा पादप की वैरायटीज, और मैं बोलूं ब्रीड्स का निर्माण कर ले। तो उसके लिए हमें जरूरत थी। तो क्या लिख रखा है? मानव द्वारा जननिक विभिन्नताओं का उपयोग जंतुओं तथा पौधों की उत्तम क्वालिटी नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। अच्छे गुणों वाले जीव को उत्पन्न करने में उसका उपयोग किया जाता है। हाँ कि ना? कैसे? बच्चे देखिए, मैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं। मान लीजिए हमने यहां पे लिया, वो लिया आपके सामने उत्तम गुणों वाला, ये अपने पास उत्तम गुणों वाला मेल है। इस उत्तम गुणों वाले मेल का हमने क्रॉस करा दिया, इसकी मैटिंग करा दी। वो किससे करा दी? वो करा दी उत्तम गुणों वाली फीमेल से। किससे करवा दी? उत्तम गुणों वाली फीमेल से। इन दोनों की हमने आपस में मैटिंग करवा दी। ये लीजिए, इन दोनों की हमने क्या करवा दी? मैटिंग करा दी। जब इन दो उत्तम गुणों वाले नर व मादा के बीच हमने संगम कराया तो हमें प्राप्त हुई संतति। क्या प्राप्त हुई बेटा? संतति। तो इस संतति में इस मादा के भी उत्तम गुण हैं तथा इस नर के भी उत्तम गुण हैं। तो इस संतति में दोनों के उत्तम गुण मिले। तो यह संतति ऐसी थी जिसमें माता और पिता के दोनों के उत्तम गुण आए। हाँ कि ना? फिर हमने क्या काम किया? कई पीढ़ियों तक इनके बीच प्रजनन करवाया और प्रजनन करके एक नई ब्रीड का फॉर्मेशन कर लिया। हमने क्या बना ली? एक नई ब्रीड बना ली। ये नई ब्रीड वो थी जिसमें क्या थे? इसमें वो सारे लक्षण थे जो हमें चाहिए थे। मतलब इसमें इस मादा के भी लक्षण थे और इस नर के भी लक्षण थे। मतलब इसमें हमारे पास वांछित लक्षण क्या थे बेटा? उपस्थित थे।
वांछित लक्षण उपस्थित थे। तो कहने का मतलब कि कृत्रिम सलेक्शन में उत्तम गुणों वाले नर तथा उत्तम गुणों वाली मादा के बीच संगम करा के वांछित लक्षणों वाले जीव उत्पन्न किए जाते हैं, और इन वांछित लक्षणों वाले जीवों को और पादपों को उत्पन्न करके हम उनका यूज करते हैं एनिमल्स तथा प्लांट्स के डोमेस्टिकेशन में। और इसके द्वारा मनुष्य ने पादपों तथा जंतुओं की बहुत सारी नस्लें, बहुत सारी किस्में बनाई। चलो भैया मैं आगे, तो यही बात लिखी हुई है, बात करते हैं। देखिएगा आगे क्या लिखा है। इसमें क्या किया, इसमें उत्तम क्वालिटी के लक्षणों वाले जीवों के बीच प्रजनन कराकर वांछित लक्षणों वाले जीवों को उत्पन्न किया गया। यही तो बात मैंने बताई, हाँ कि ना। और जब ये उत्पन्न किया गया तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने बताया कि ये काम, अगर ये काम प्राकृतिक रूप से होता तो इस काम में करोड़ों, लाखों और करोड़ों वर्षों का समय लग जाता, जिसको मनुष्य ने कुछ वर्षों में ही पूरा कर दिया। तो कहने का मतलब कि कृत्रिम वर्ण जो होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है, वो प्राकृतिक वर्ण की तुलना में कम समय में पूरा हो जाता है। मतलब ये एक फास्ट प्रोसेस है, यही तो लिखा। यह तर्क दिया जाता है कि सैकड़ों वर्षों में मानव नई किस्में उत्पन्न कर सका है, तो प्रकृति ऐसा लाखों वर्षों में नहीं कर पाती। तो मैंने यही तो कहा कि कृत्रिम वर्ण जो होता है ये प्राकृतिक वर्ण की तुलना में कम समय लेता है। मतलब मानव ने कम समय में ही नई किस्में, नई जीवों की नई नस्लें उत्पन्न कर दी। जो प्राकृतिक रूप से लाखों करोड़ों वर्ष में होता, वो काम इसने सैकड़ों वर्ष में ही क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। चलें अब अपने पास कुत्ता, घोड़ा, कबूतर, मुर्गी, गाय, बकरी, भेड़, सुअर आदि जंतुओं की विभिन्न प्रकार की नस्लें बना ली, तथा पादपों में भी गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, दाल, सब्जियां, फल, इन सब की विभिन्न प्रकार की किस्में मानव ने तैयार कर ली। किसके द्वारा तैयार कर ली, कृत्रिम वर्ण के द्वारा तैयार कर ली। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है, आगे चले देखें तो बेटा इसके बाद अपने पास अगली जो हेडिंग है, वो अगली हेडिंग है लेडरबर्ग का रिप्लिका प्लेट प्रयोग। बच्चे लेडरबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने ये प्रयोग जो था, ये प्रयोग डार्विन की बात को सत्यापित करने के लिए किया। डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन ने एक बात कही थी कि हर एक जीव जो होता है उसमें विभिन्नताएं पहले से उपस्थित है, पहले से क्या है, उपस्थित है। और विभिन्नताएं जो है, उन विभिन्नताओं की वजह से ही जीवों में अनुकूलन आते हैं। मतलब डार्विन ने यह बोला था कि अनुकूलन का आनुवंशिक आधार है, तथा अनुकूलन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मतलब वो वंशागत होते हैं। इस बात को सत्यापित करने के लिए लेडरबर्ग ने प्रयोग किया, जिसको बोलते हैं लेडरबर्ग रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, लेडरबर्ग रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। चलो भैया आगे, क्या था ये एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था। देखिएगा पहली लाइन ही मैंने लिखी है, अनुकूलन या प्राकृतिक वर्ण के आनुवंशिक आधार का प्रमाण है। किसका प्रमाण है, प्राकृतिक वर्ण या अनुकूलन के आनुवंशिक आधार का प्रमाण है। कौन, लेडरबर्ग का रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। तो पहले बात करते हैं कि लेडरबर्ग ने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे, और फिर इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उसने क्या परिणाम निकाले, क्या कंक्लूजन निकाले। करे भैया बात, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं अपनी बात आगे रखता हूं, देखिएगा। बच्चे लेडरबर्ग ने ये एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में उसने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरिया ले लिए, हाँ कि ना। तो ये टेस्ट ट्यूब क्या थी, ये टेस्ट ट्यूब थी जिसमें खूब सारे बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे थे, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। इसलिए उसने बोला कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बैक्टीरियल सस्पेंशन। ये मेरे पास क्या है, ये अपने पास है सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया, सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया।
पहली बात। दूसरा क्या काम किया, अब अपने पास लीडरबर्ग साहब ने ये बैक्टीरिया का सस्पेंशन लेने के बाद इन्होंने एक प्लेट ली, ये लीजिए, इन्होंने ले ली ये एक प्लेट ली, ये लीजिए, ये जो प्लेट थी ये वो प्लेट थी जिसमें खूब सारा कल्चर मीडियम उपस्थित था। क्या उपस्थित था? इस प्लेट में खूब सारा कल्चर मीडियम उपस्थित था। ये लीजिए, हमने बोला ये कल्चर मीडियम वाली प्लेट इन्होंने ले ली। ये जो प्लेट थी इस प्लेट को अपने बोल दिया अगार प्लेट। ये क्या ले ली इसने? ये इसने ले ली बेटा अगार प्लेट। ध्यान रखना, अगार प्लेट जो थी उसमें कल्चर मीडियम था, पोषक पदार्थ खूब सारे थे। तो मैंने बोला ये अगार प्लेट में क्या था? इसमें कल्चर मीडियम उपस्थित था। इसमें क्या उपस्थित था? कल्चर मीडियम उपस्थित था। वो सारे पोषक पदार्थ उपस्थित थे जो किसी भी सूक्ष्म जीव की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, वो इस प्लेट में उपस्थित थे। चले भैया, अब आगे क्या काम किया? आगे इस वैज्ञानिक ने क्या काम किया? इस वैज्ञानिक ने ये जो अपने पास सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया था, इसके इन बैक्टीरिया को सबको मुक्त कर दिया। किसके ऊपर? बैक्टीरिया को मुक्त कर दिया। किसके ऊपर? इस अगार प्लेट पर, मतलब इस कल्चर मीडियम में इन्होंने ये सारे बैक्टीरिया को मुक्त कर दिया। और मुक्त करने के बाद इस प्लेट को ऐसे कैसे रख दिया? ये लीजिए, हमने कहा कि इसने सारे के सारे ये जो बैक्टीरिया थे इन बैक्टीरिया को इस प्लेट पर मुक्त कर दिया, और मुक्त करने के बाद इन बैक्टीरियाज को यहीं पे रख दिया। किस पे? प्लेट पे। और प्लेट को छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, हाँ कि ना? अब कुछ दिनों तक प्लेट को रखने के बाद, कुछ दिनों बाद, हम यहां बात करते हैं कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद लेडरबर्ग साहब आए और आके उन्होंने इस प्लेट को देखा। चले भैया, ये लीजिए, मैंने कहा कि कुछ दिनों बाद लेडरबर्ग साहब आए, और लेडरबर्ग साहब आए और आके उन्होंने इस प्लेट को देखा। इस प्लेट को देखा। क्या देखा? लेडरबर्ग साहब ने देखा कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट में बैक्टीरिया की कई सारी कॉलोनीज उपस्थित है। बैक्टीरिया की कई सारी कॉलोनीज उपस्थित है। हमने बोला कि उन्होंने देखा कि कहीं पे तो बैक्टीरिया की ये हरे रंग वाली कॉलोनी उपस्थित है, कहीं पे बैक्टीरिया की ये लाल रंग वाली कॉलोनी उपस्थित है, कहीं पे बैक्टीरिया की ये पीले रंग वाली कॉलोनी उपस्थित है, कहीं पे बैक्टीरिया की ये गुलाबी रंग की कॉलोनी उपस्थित है। तो उसने क्या देखा कि यहां पे खूब सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी उपस्थित थी। ये खूब सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है जो यहां पे उपस्थित है, हाँ कि ना? तो ये प्लेट जिस पर कई सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी उपस्थित थी, उसने अब इस प्लेट को कह दिया बेटा मास्टर प्लेट। इस प्लेट को क्या बोल दिया? मास्टर प्लेट। तो जब भी पूछे कि बताओ मास्टर प्लेट कौन सी प्लेट थी, मास्टर प्लेट वो थी जिस पे बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी उपस्थित थी। उस प्लेट को ही क्या बोला इन्होंने? उस प्लेट को ही बोला मास्टर प्लेट। और इस मास्टर प्लेट के ऊपर ये जो थी अपने पास, ये क्या थी? ये अपने पास बैक्टीरियल कॉलोनी थी। ये क्या थी? बैक्टीरिया की कई सारी कॉलोनी थी। किस पे? इस मास्टर प्लेट से। तो कहने का मतलब मास्टर प्लेट अगार की वो प्लेट थी जिस पे कई सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी उपस्थित थी। चलो भैया, अब आगे क्या कहानी हुई? अब आगे की कहानी ये हुई, आगे की कहानी ये हुई कि अपने पास मास्टर प्लेट बन गई। मास्टर प्लेट बनने के बाद लेडरबर्ग साहब ने इस मास्टर प्लेट की रिप्लिका, इसकी एक कॉपी बनाने की कोशिश की।
मास्टर प्लेट की क्या बनाने की कोशिश की? इन्होंने मास्टर प्लेट की एक रिप्लिका और एक कॉपी बनाने की कोशिश की। चले बना ले। देखिए तो हमने बोला कि लेडरबर्ग साहब के पास ये अपने पास कोई मास्टर प्लेट थी, ये अपने पास कोई मास्टर प्लेट थी और मास्टर प्लेट पे कई सारी बैक्टीरियाज की कॉलोनी थी। ये लीजिए, ग्रीन वाली कॉलोनी, रेड वाली कॉलोनी, येलो वाली कॉलोनी, पिंक वाली कॉलोनी। बेटा बिल्कुल ऐसा ही तो मैंने दिखाया है, हाँ कि ना? पिंक वाली, रेड वाली, पिंक वाली, ग्रीन वाली, रेड वाली, येलो वाली, बिल्कुल ऐसा कैसा मैंने बना दिया, हाँ कि ना? अब इन्होंने क्या काम किया? अब उन्होंने ये काम किया बेटा कि उन्होंने इसकी क्या बनानी थी? उन्हें इसकी रिप्लिका बनानी थी और इसकी रिप्लिका बनाने के लिए लेडरबर्ग साहब ने एक काम किया। क्या काम किया? उसने लकड़ी का बना हुआ एक ब्लॉक लिया। हमने मान लिया ये लकड़ी का बना हुआ एक ब्लॉक है और इस लकड़ी के बने हुए ब्लॉक के ऊपर उन्होंने लगा लिया वेलवेट। लकड़ी के बने हुए ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक के ऊपर उसने लगा लिया, ये लीजिए, वेलवेट। ये मेरे पास जो है ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला यहां पे उपस्थित है वेलवेट। ये वेलवेट जो था ये एकदम स्टेराइल था, इस पे कोई भी बैक्टीरिया उपस्थित नहीं था, इसलिए मैंने बोला ये कैसा था? ये वेलवेट अपने पास स्टेराइल था। जबकि ये जो मैंने बना रखा है ये क्या था? लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक, तो इसलिए मैंने बोला ये अपने पास है वुडन ब्लॉक। ये लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक था, इसके ऊपर इसने लगा दिया वेलवेट, जो कैसा था? जो स्टेराइल था, जिसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित नहीं था। चलें, अब इन्होंने क्या काम किया? मैंने मान लिया कि मेरे पास ये काला वाला वेलवेट है और नीचे ये जो ग्रे कलर का है, ये ग्रे कलर वाला है, ये लकड़ी का ब्लॉक है। अब इसने क्या काम किया? इसने ये मास्टर प्लेट ली और इस मास्टर प्लेट को लेके और इस मास्टर प्लेट को इस वुडन ब्लॉक के इस वेलवेट के ऊपर ऐसे दबाया। मास्टर प्लेट को किसके ऊपर दबाया? इस वुडन के, ये जो वुडन ब्लॉक के ऊपर उपस्थित वेलवेट था, इस वेलवेट के ऊपर इस मास्टर प्लेट को दबाया। जब मास्टर प्लेट को किसके ऊपर दबाया? वेलवेट पर दबाया। मैंने बोला इसने क्या काम किया? इसने मास्टर प्लेट को वेलवेट पर दबाया, हाँ कि ना? जब इस मास्टर प्लेट को लेके इसने वेलवेट पर दबाया तो क्या हुआ? ये लीजिए, चेक करते हैं। हमने कहा कि ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है वुडन ब्लॉक, और वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने मान लिया ये अपने पास जो था, ये अपने पास क्या था बेटा? ये अपने पास है यहां उपस्थित वेलवेट। जब इसने दबाया, ऐसे करके दबाया पूरे के पूरे को, तो दबाने से क्या हुआ? जब ऐसे कैसे दबाया तो मैंने बोला यहां पे ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, इस बैक्टीरिया की कॉलोनी के बैक्टीरिया जो थे ये इस वेलवेट पे चिपक गए, बिल्कुल उसी क्रम में चिपक गए जिस क्रम में इस प्लेट पर उपस्थित है, जिस क्रम में इस प्लेट पर उपस्थित है। मतलब ये लीजिए ग्रीन वाले बैक्टीरिया, ये लीजिए पिंक वाले बैक्टीरिया, ये लीजिए रेड वाले बैक्टीरिया, और ये लीजिए येलो वाले बैक्टीरिया। हाँ कि ना?
तो हमने क्या बोला कि ये मास्टर प्लेट को जब उस पे दबाया तो इस कॉलोनी के बैक्टीरिया बिल्कुल वैसे ही चिपक गए जैसे इस प्लेट पे उपस्थित थे, उसी हिसाब से यहां पे भी जाके बैक्टीरिया चिपक गए। जब बैक्टीरिया उसी तरह चिपक गए जैसे मास्टर प्लेट पे था, तो यहां पे बैक्टीरिया की कॉलोनी एंड मास्टर प्लेट पे उपस्थित बैक्टीरिया की कॉलोनी दोनों एक समान हुई, यस कि नो? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास बन गई इस मास्टर प्लेट की रिप्लिका। तो ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास थी रिप्लिका ऑफ मास्टर प्लेट, ये मेरे पास हुई रिप्लिका ऑफ मास्टर प्लेट। चले भैया, अब मास्टर प्लेट की रिप्लिका बनाने के बाद एक और काम किया। क्या काम किया? अब अपने पास लेडरबर्ग साहब ने एक और कल्चर मीडियम लिया और उस कल्चर मीडियम में एंटीबायोटिक उपस्थित था। क्या उपस्थित था? एंटीबायोटिक उपस्थित था, हां कि ना? आगे क्या काम किया? आगे क्या काम किया? हमने बोला उसने एक और कल्चर मीडियम लिया और उस कल्चर मीडियम में क्या उपस्थित था? एंटीबायोटिक। हमने बोल दिया ये मेरे पास है कल्चर मीडियम जिसमें क्या है? एंटीबायोटिक। ये मेरे पास है एंटीबायोटिक युक्त कल्चर मीडियम। ये एंटीबायोटिक युक्त कल्चर मीडियम है और इस एंटीबायोटिक युक्त कल्चर मीडियम को उसने इस वुडन ब्लॉक पर दबाया। किसके ऊपर दबाया? वुडन ब्लॉक पर। ये जो ब्लॉक था ये वेलवेट था, इस वेलवेट के ऊपर उसने इस एंटीबायोटिक युक्त कल्चर मीडियम जो था इसको दबाया। जब एंटीबायोटिक युक्त कल्चर मीडियम को दबाया तो क्या हुआ? ये जो वुडन ब्लॉक के ऊपर उपस्थित वेलवेट पे जो अपने पास बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी हुई थी, उस कॉलोनी के बैक्टीरिया आके किस पे चिपक गए? इस कल्चर मीडियम की प्लेट पे चिपक गए, हाँ कि ना? जब कल्चर मीडियम की प्लेट पे चिपक गए तो कल्चर मीडियम की प्लेट पे भी बैक्टीरिया बिल्कुल उसी क्रम में चिपक गए जिस क्रम में इस रिप्लिका प्लेट पे वुडन ब्लॉक के वेलवेट पे थे, यस कि नो? तो क्या हुआ देखिए, हमने कहा कि अपने पास ये रही एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगर प्लेट। ये लीजिए, ये मेरे पास क्या है? ये अपने पास है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कंटेनिंग कल्चर मीडियम कल्चर मीडियम ठीक है। अब हुआ क्या? जब मैंने कहा ये एंटीबायोटिक कंटेनिंग कल्चर मीडियम वाली प्लेट को इस वुडन ब्लॉक पे हमने ऐसे प्रेस किया तो ये जो कॉलोनी थी ये किस पे आ गई? इस प्लेट पे आ गई। और ये कैसे दिखाई दी? बिल्कुल वैसे ही दिखाई दी जैसा अरेंजमेंट इस वुडन ब्लॉक के वेलवेट पे था। मतलब यहां पे ग्रीन वाली कॉलोनी, यहां पे पिंक वाली कॉलोनी, यहां पे रेड वाली कॉलोनी एंड यहां पे येलो वाली कॉलोनी, हां कि ना? बन गई। अब आगे क्या हुआ बेटा? आगे अपने पास क्या हुआ कि कुछ समय के बाद हमने क्या देखा? कुछ समय के बाद हमने देखा कि अपने पास इन कॉलोनी में से ये दो कॉलोनी जो थी मेरे पास, दैट इज ग्रीन वाली कॉलोनी एंड ये पिंक वाली कॉलोनी, इनके जीव जो थे ये जीव तो कर रहे हैं सरवाइव। ये क्या कर रहे हैं? सरवाइव। जबकि हम यहां पे बात करके चले,
जबकि हम यहां पे बात करके चले तो ये रेड वाली कॉलोनी के जीव तथा इस पीले वाले कॉलोनी के जीव, इन दोनों ही जीवों की क्या हो गई? इनकी हो गई बेटा डेथ, इनकी हो गई डेथ। दिमाग खराब, वैज्ञानिक का दिमाग खराब। क्यों खराब? उसका दिमाग खराब क्यों कि अभी तक तो ये सारे की चारों कॉलोनी के बैक्टीरिया जो थे वो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन जो ही मैंने पेनिसिलिन डाली, पेनिसिलिन को डालते ही कुछ समय के बाद इस रेड वाली और पीले वाली कॉलोनी के बैक्टीरिया की क्या हो गई? मृत्यु। जबकि ग्रीन वाली और पिंक कॉलोनी वाले बैक्टीरिया क्या रहे? जीवित। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक युक्त कल्चर मीडियम में रहने के लिए अनुकूलित नहीं थे। कौन से? ये रेड वाले और पीले वाले बैक्टीरिया। जबकि ये हरे वाले तथा गुलाबी वाली कॉलोनी के बैक्टीरिया है, ये इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक युक्त कल्चर मीडियम में रहने के लिए क्या थे? अनुकूलित थे। मतलब ये कि जिनकी डेथ हो गई उनमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध नहीं था, जबकि जो सरवाइव कर रहे हैं इनमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध उपस्थित है। सरवाइव किए क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध उपस्थित था। क्यों सरवाइव किए दोनों? वो इसलिए सरवाइव किए क्योंकि इनमें पेनिसिलिन के लिए प्रतिरोध उपस्थित था। अब सवाल था, एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या सवाल था? हमने लाइडरबर्ग साहब से पूछा कि सर हमें यह बता दीजिए कि पेनिसिलिन के लिए जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ क्या वो तब उत्पन्न हुआ जब हमने इन बैक्टीरिया को पेनिसिलिन वाले मीडियम में डाल दिया, या ये पेनिसिलिन के लिए प्रतिरोध उनमें पहले ही उपस्थित था? तो लाइडरबर्ग साहब कहते हैं कि ये पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस की प्रतिरोध की जो जीन थी वो इन हरे वाले तथा गुलाबी वाले बैक्टीरिया में पहले से उपस्थित थी, लेकिन पहले हमें दिखाई नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इन्होंने वो लक्षण जो था वो प्रकट ही नहीं किया। हमने कहा कि भाई इन्होंने लक्षण प्रकट क्यों नहीं किया? वो लक्षण प्रकट इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं थी। जरूरत कब पड़ेगी? जरूरत तो तब पड़ेगी जब पेनिसिलिन उपस्थित होगा। पेनिसिलिन की अनुपस्थिति में इन्हें पेनिसिलिन के प्रतिरोध की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो लक्षण प्रकट नहीं किया। और जो ही हमने कल्चर मीडियम में पेनिसिलिन डाला तुरंत इनका वो लक्षण प्रकट हो गया। तो इससे ये पता चला कि जीवों में विभिन्नताएं जो होती है वो विभिन्नताएं पहले से ही उपस्थित होती हैं, लेकिन वो लक्षण जो होता है, जो उत्परिवर्तन होता है, वो अपना लक्षण तब प्रकट करता है जब वो किसी दूसरे वातावरण में जाते हैं और उस वातावरण में जाके और वो उस तरह की कंडीशन को फेस करेंगे जिसके खिलाफ उनमें रेजिस्टेंस है, तो वो लक्षण प्रकट होगा, नहीं तो वो लक्षण प्रकट नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है? तो अब यही बात हम करते हैं कि लाइडरबर्ग साहब ने क्या बताया और उसकी जो थ्योरी थी उसका कंक्लूजन क्या निकाला, उसका परिणाम क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला, देखिएगा। तो बेटा मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूं कि लाइडरबर्ग रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रमाण है कि अनुकूलन के आनुवंशिक आधार होते हैं और अनुकूलन वंशागत होते हैं। तो यही बात इन्होंने बताई कि अनुकूलन क्षमता का आनुवंशिक आधार है तथा यह वंशागत होती है। इस बात को इसने प्रूव कर दिया, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि उत्परिवर्तन जो होते हैं वो यादृच्छिक होते हैं तथा पूर्व अनुकूली होते हैं। मतलब उत्परिवर्तन किसी भी जीव में होते हैं वो रैंडम होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और वो पूर्व अनुकूलित है, मतलब वो पहले से ही हो चुका उनका जो भी काम होगा।
चले, लेकिन वो प्रकट नहीं होते। प्रकट कब होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या कह रहा है कि पूर्व अनुकूली उत्परिवर्तन अपने आप को केवल तभी प्रकट करते हैं जब नए वातावरण के संपर्क में आते हैं। जब तक नए वातावरण के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक अनुकूलन जो था, पूर्व अनुकूलन जो था, वो अनुकूलन अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, वो लक्षण प्रकट नहीं होंगे। ऐसा ही तो हमने बोला कि इस हरे वाली तथा गुलाबी वाली बैक्टीरिया की कॉलोनी में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पहले भी उपस्थित था, यहां पे भी उपस्थित था, यहां पे भी उपस्थित था। लेकिन उसने अपना लक्षण कब प्रकट किया? वो तब प्रकट किया जब उसको किसी बदले हुए वातावरण में ले गए, एक नए वातावरण में ले गए, और उस नए वातावरण में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उपस्थित था। और जब उन्हें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक युक्त कल्चर मीडियम में छोड़ा गया तो तुरंत के तुरंत उन्होंने अपना लक्षण प्रकट किया, और पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस की वजह से वो उस वातावरण में सर्वाइव किए। जिनमें पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं था, उन जीवों की उस वातावरण में मृत्यु हो गई। तो इससे प्रूव हो गया कि अनुकूलन क्षमता का आनुवंशिक आधार है तथा अनुकूलन क्षमता वंशागत होती है। यह बात किसने बताई? यह बात लिडरबर्ग के रिप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट ने बताई। और इस तरह से लिडरबर्ग ने कहा कि डार्विन जो कह रहा था वो सही बात कह रहा था कि जीव में अनुकूलन जो होते हैं वो पहले से उपस्थित होते हैं, लेकिन वो दिखाई कब देते हैं? जब वो एक नए वातावरण में जाते हैं। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। और अब हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो है मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो देखिए, हम यहां पे बात कर रहे हैं आपके सामने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की सबसे लास्ट वाली हेडिंग, जिसको हमने कहा है ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास। बच्चे, एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि यार मानव का विकास हुआ तो मानव के विकास जो था, उस मानव के विकास को सबसे सफल कहानी माना जाता है। इवोल्यूशन की सबसे सफल कहानी किसको माना जाता है? मानव के विकास को। हमने कहा कि मानव का विकास हुआ तो क्या बड़ा चेंज आया? बोला मानव का विकास हुआ, उसमें सबसे बड़ा चेंज आया कि मानव में धीरे धीरे किस चीज का विकास हुआ? भाषा शैली का। उसमें लैंग्वेज की स्किल डेवलप हुई तथा उसमें कॉन्शियसनेस और ज्यादा बढ़ती गई। मतलब मैं बोलूं कि इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। इसके पास भाषा कौशल, दैट इज लैंग्वेज स्किल डेवलप हुआ, एंड आत्मबोध और स्व चेतना, जिसको बोलते हैं अपन कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस मानव में विकसित हुई। अब सवाल ये था, सर हमको पता है मानव का विकास हुआ, धीरे धीरे पहले वाले से और ज्यादा एडवांस मानव बने, मतलब वर्तमान जो आधुनिक मानव है, इस आधुनिक मानव को बनने में करोड़ों वर्षों का समय लग गया। बिल्कुल सही बात है, करोड़ों वर्षों का समय लग गया। तो सर ये बात बताइए कि मानव का इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार का इवोल्यूशन है? तो बच्चे ध्यान रखना, मानव का इवोल्यूशन ना तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी नहीं है, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी नहीं है। मानव का इवोल्यूशन एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। कैसा इवोल्यूशन है? प्रोग्रेसिव। तो जब भी बोले कि बताओ मानव का इवोल्यूशन कैसा इवोल्यूशन है, आप कहोगे कि मानव का इवोल्यूशन कैसा है? प्रोग्रेसिव। मतलब पहले वाले मानव से धीरे धीरे और ज्यादा विकसित मानव की उत्पत्ति हुई, और हम जो आधुनिक मानव है वो हमारे पूर्वजों की तुलना में बहुत ज्यादा विकसित है, उनसे ज्यादा सोचने समझने की हमें शक्ति है। चलो भैया हम आगे। तो जब भी बात करके चले, बताओ मानव का विकास कैसा, तो कैसा बोलोगे? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का उदाहरण है। अब बच्चे, हम मानव जो है, हमारे मानव के पूर्वज जो है, वो पूर्वज थे, वो थे कपि, जिसको अपन बोलते हैं एप्स। तो सवाल यही था कि मनुष्य का सबसे नजदीकी पूर्वज, नजदीकी कपि जो था, निकटतम संबंधी जो कपि था, वो कौन सा था? तो ध्यान रखना बेटा, मानव का क्लोजेस्ट एप, जिसको बोलते हैं कपि, वो जो था वो अपने पास है चिंपांजी।
मानव का क्लोजेस्ट सबसे निकट संबंधी जो ऐप है, जो कपी है, वो कौन है? वो है चिंपांजी। अब हमें ये बात कैसे पता चली कि चिंपांजी हमारा बहुत क्लोज है? बेटा चिंपांजी के और हमारे डीएनए को मैच करके देखा तथा उनके स्कल को, उनकी कपाल को, ये जो खोपड़ी है, इनको मैच करके देखा तो इस चीज के आधार पे हमें पता चला कि भाई साहब कपी जो है, चिंपांजी जो कपी है, चिंपांजी जो ऐप है, वो मनुष्य के सबसे नजदीकी ऐप है। क्यों? क्योंकि मनुष्य चिंपांजी से सर्वाधिक समानता दर्शाता है। आधुनिक मनुष्य किससे सबसे ज्यादा समानता दर्शाता है? वो चिंपांजी से दर्शाता है। कैसे? देखिए बच्चे, अपने एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम आपने देखा होगा। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है। सबसे पहला दे रखा है, ये अपने पास फोटो दे रखी है, आधुनिक मानव की फोटो दे रखी है तथा ये इस आधुनिक मानव की कपाल है। क्या है? कपाल, जिसको बोलते हैं खोपड़ी, या इंग्लिश में मैं बोलूं क्रेनियम या स्कल। किसकी है ये अपने पास आधुनिक मानव की है। ये वाली जो कपाल है, ये वाली कपाल, ये क्या है? ये चिंपांजी है। चिंपांजी कैसा? शिशु चिंपांजी। शिशु चिंपांजी है ये, शिशु चिंपांजी तथा ये शिशु चिंपांजी की कपाल है। मैंने कहा कि ये वाला, दूसरे वाला शिशु चिंपांजी को दर्शा रहा है। तीसरे वाला है, ये मेरे पास वयस्क चिंपांजी को दर्शा रहा है। ये मेरे पास वयस्क चिंपांजी है तथा ये वयस्क चिंपांजी की कपाल है। अब हम लोगों ने क्या काम किया कि हमें ये जो शिशु चिंपांजी है तथा ये वयस्क चिंपांजी है, इन वयस्क चिंपांजी तथा शिशु चिंपांजी की इन कपाल के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? इनकी जो कपाल थी, जो स्कल थी, उनके अवशेष मिले और उन अवशेषों को हमने आधुनिक मानव की कपाल के साथ मैच करके देखा। बेटा जब मैं इन दोनों को मैच कर रहा हूं आधुनिक मानव की कपाल के साथ, तो मैंने क्या देखा कि ये मेरे पास जो है, ये आधुनिक मानव की कपाल है, ये शिशु चिंपांजी की कपाल है, ये मेरे पास जो है ये वयस्क चिंपांजी की कपाल है। और जब इनको मैच करके देखा तो क्या देखा? ये देखा कि आप क्लियरली देख सकते हो कि शिशु चिंपांजी की ये कपाल है, ये आधुनिक मानव की कपाल से ज्यादा समानता दिखा रही है, उससे ज्यादा समानता दिखा रही है। जबकि वयस्क चिंपांजी की ये जो कपाल है, ये इस आधुनिक मानव की कपाल से कम समानता दिखा रही है। इसलिए हमने ये बात बताई, क्या बात बताई? कि शिशु चिंपांजी की कपाल आधुनिक मानव की कपाल से अधिक समानता दर्शाती है। तो इसीलिए हम इस नतीजे पे पहुंचे, किस पे? कि शिशु चिंपांजी की कपाल आधुनिक मानव की कपाल से अधिक समानता दर्शाती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल पूछेगा बताओ शिशु चिंपांजी तथा वयस्क चिंपांजी में से किसकी कपाल आधुनिक मानव की कपाल से ज्यादा समानता दर्शाती है? तो आप किसकी बताओगे? आप बताओगे शिशु चिंपांजी की कपाल ज्यादा समानता दर्शाती है। चले भैया, अब अपने पास था, सर आपने ये तो बताया कि मानव का उद्ध विकास हुआ है, लेकिन मानव का उद्ध विकास कैसे हुआ? तो ये बेटा मैंने पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिसमें ये दिखाया है कि आधुनिक मानव कैसे बना, आधुनिक मानव कैसे बना। चलो मैं आगे, देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये आपसे बताया कि जो ऐप थे, जो कपी थे, उन कपी से ही मानव की उत्पत्ति हुई। कपी से किसकी उत्पत्ति हुई? मानव की उत्पत्ति हुई। किससे? कपी से हुई। तो सबसे पहले अपने पास था बेटा, ये था ड्रायोपिथिकस। क्या था? ड्रायोपिथिकस। ये ड्रायोपिथिकस जो थे, ये अपने पास ऐप थे। इनसे बना रामापिथिकस ऐप। क्या बना? रामापिथिकस ऐप। फिर उनके बाद बना ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या बना? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बना होमो हैबिलिस। कौन बना? होमो हैबिलिस। इस होमो हैबिलिस से बना होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस से बना होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से बना होमो सेपियन।
बेटा होमोसेपियन जो है ये होमोसेपियन ही अपने पास मानव है। क्या है ये? अपने पास मानव है, मतलब हमारी स्पीसीज है वो है होमो, और सेपियन क्या है? जीनस। तो हम किस में आते हैं? हम होमोसेपियन में आते हैं। अब ये जो होमोसेपियन थे, इन होमोसेपियन में 3 प्रकार के मानव सम्मिलित थे। सबसे पहले होमोसेपियन से बना निएंडरथल मानव, दूसरा इससे बना क्रो-मैग्नन मानव, और इस क्रो-मैग्नन मानव से निर्माण हुआ आधुनिक मानव जो कि हम है मॉडर्न ह्यूमन का। चले भैया, तो जब भी बोले निएंडरथल मानव के बारे में बात करके चले, क्रो-मैग्नन मानव के बारे में बात करके चले, या आधुनिक मानव के बारे में बात करके चले, तो ये तीनों के तीनों कौन से मानव है? ये अपने पास है किसके? होमोसेपियन के अंदर में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? होमोसेपियन के अंदर आते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं, वो यहां से करता हूं कि सबसे आदिम प्रकार के कौन से थे? ड्रायोपिथिकस। और सबसे आधुनिक कौन से हैं? आधुनिक मानव, या मैं कहूं होमोसेपियन। अब सवाल पूछेगा, बताओ आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी कौन सा है? तो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? क्रो-मैग्नन। कौन है? क्रो-मैग्नन। वो पूछेगा बताओ होमोसेपियन का सबसे निकट संबंधी कौन सा है? तो होमोसेपियन की उत्पत्ति किससे हुई? होमो इरेक्टस से। तो होमो इरेक्टस होमोसेपियन का सबसे निकट संबंधी है। तो इस हिसाब से आपको इस सीक्वेंस में इस फ्लो चार्ट को याद करना है, जिससे आप ये बता पाओ कि किसके बाद कौन से की उत्पत्ति हुई थी, या कौन सा किसका निकट संबंधी है। चलो भैया मैं आगे। अब मैं शुरुआत करता हूं, वो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूं। बेटा यहां अपने पास 2 नाम दिखाई दे रहे हैं। कितने नाम दिखाई दे रहे हैं? 2 नाम दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है रामापिथिकस एंड दूसरा दिखाई दे रहा है ड्रायोपिथिकस। बेटा वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ये रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस है। ये ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस धरती पे आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। आज से कब तक रहते थे? लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले। तो मैंने बोला ये कब रहते थे? ये रहते थे लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो। कब रहते थे? लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले। आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले ये जो थे ये धरती पे रहते थे। चले भैया, अब इनकी खास बात क्या थी? इनकी खास बात क्या थी? बेटा इनकी खास बात ये थी कि ये चाहे रामापिथिकस हो चाहे ड्रायोपिथिकस, दोनों जो जीव थे, ये दोनों के दोनों जो एप्स थे, इन दोनों के दोनों एप्स के शरीर पे बहुत ज्यादा बाल थे। मतलब शरीर किससे ढका हुआ था? इन दोनों का ही शरीर बालों से ढका हुआ था, तथा ये दोनों ऐसे झुक के चलते थे। ऐसे झुक के चलते थे। कौन? चाहे रामापिथिकस हो चाहे ड्रायोपिथिकस, दोनों ही झुक के चलते थे। और झुक के चलने का काम कौन से वाले एप्स करते थे? झुक के चलते थे। किसकी तरह है? बिल्कुल गोरिल्ला तथा चिंपांजी की तरह ये झुक के चलने का काम करते थे। तो मैंने इनके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या? ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस धरती पे कब रहते थे? आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले। हाँ कि ना? दूसरी बात मैंने बताई, इन दोनों के शरीर पे ही बहुत ज्यादा बाल थे। मतलब शरीर किससे ढका हुआ था? बालों से ढका हुआ था। तीसरी बात मैंने बताई, अब ये गोरिल्ला तथा चिंपांजी की तरह चलते थे। किसकी तरह चलते थे? गोरिल्ला तथा चिंपांजी की तरह। अब इनकी खास बात क्या थी? बेटा सबसे पहले हमने इस ड्रायोपिथिकस को चेक करके देखा। तो हमने क्या देखा कि ये ड्रायोपिथिकस जो था ये हम मनुष्य से तो समानता कम दिखा रहा था। मनुष्य से तो समानता कम दिखा रहा था, जबकि एप्स से समानता ज्यादा दिखा रहा था। समानता किससे ज्यादा दिखा रहा था? एप्स से। हाँ कि ना? तो इसलिए मैंने कहा कि ये ड्रायोपिथिकस जो है ये किससे ज्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है? एप्स से। तो मैंने कहा कि ये क्या काम करता है? ये एप्स से अधिक समानता दर्शाता है, पहली बात। जबकि ये रामापिथिकस जो था, ये रामापिथिकस में कुछ लक्षण ऐसे थे जो कि मनुष्य के समान थे। इसलिए हमने कहा
कि ये रामापिथिकस जो है ये मनुष्य से ज्यादा समानता दर्शाता था। ये किससे ज्यादा समानता दर्शाता था? मैंने कहा ये मानव से अधिक समानता दर्शाता है। हाँ कि ना? अब बात थी कि सर इनके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। चलिए मैं एनसीईआरटी की बात बताता हूं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ने बात किया किसके बारे में? ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस के बारे में। मैंने बताया था कि रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस वो प्राइमेट थे जो कब रहते थे? आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व रहते थे। पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई थी कि इनके शरीर पे बाल खूब सारे थे और ये किसकी तरह चलते थे? ये गोरिल्ला तथा चिंपांजी की तरह चलते थे। चले अगली बात, मैंने आपको बताया कि रामापिथिकस किससे ज्यादा समानता दर्शाते थे? मानव से। जबकि ड्रायोपिथिकस किससे? एप से। यही बात एनसीईआरटी ने लिखी कि रामापिथिकस अधिक समानता दर्शाते थे। किससे? मनुष्य से। जबकि ड्रायोपिथिकस एप से अधिक समानता दर्शाते थे। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? चलूं मैं आगे? हाँ जी चले आगे। आगे देखिए आगे क्या हुआ बेटा। हमारे वैज्ञानिक जो थे उन वैज्ञानिकों ने कुछ हड्डियां मिली अवशेष के रूप में। क्या मिली? अवशेष के रूप में हड्डियां मिली। वो हड्डियां कहां मिली? वो हड्डियां मिली उन्हें टैंजेनिया। हड्डियां मिली उन्हें ये मिली अपने पास टैंजेनिया तथा इथियोपिया में। आपको बता दूं कि ये टैंजेनिया तथा इथियोपिया है ये पूर्वी अफ्रीका के देश है। किसके देश है? पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित देश है। कौन सा? इथियोपिया तथा टैंजेनिया। यहां पे वैज्ञानिकों को कुछ हड्डियां मिली। उन्होंने क्या देखा कि वो जो हड्डियां मिली वैज्ञानिकों को, जो अवशेषी हड्डियां मिली वो मनुष्य से समानता दर्शा रही थी। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि यहां पे जीवाश्म अस्थियां मानव जैसे प्राप्त हुई। किसकी तरह की जीवाश्म अस्थियां प्राप्त हुई? मानव की तरह की जीवाश्म अस्थियां प्राप्त हुई जो किसके समानता दर्शा रही थी? मानव से समानता दर्शा रही थी। जब वैज्ञानिकों ने उन अस्थियों की आयु का पता किया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि ये जो मानव के समान अस्थियां मिली है ये 3 से 4 मिलियन ईयर्स पुरानी है। इथियोपिया और टैंजेनिया में वैज्ञानिकों को जो हड्डियों के अवशेष मिले जो किसके समान थी? मानव के समान। उन्होंने जब उनका डेटिंग की, रेडियोएक्टिव डेटिंग की, तो क्या पता चला कि वो लगभग कितनी पुरानी है? वो 3 से 4 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो इसका मतलब वैज्ञानिकों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। उन्हें ये विश्वास होने लगा कि ये हड्डियां मानव से समानता दर्शा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इथियोपिया और टैंजेनिया में मानव के जैसे जीव रहते थे। कब रहते थे? हड्डियां कितनी पुरानी थी? 3 से 4 मिलियन ईयर पुरानी थी। हाँ कि ना? इसलिए वैज्ञानिकों ने माना कि आज से लगभग 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव के समान जो प्राइमेट थे, मानव के समान जो जीव थे, वो जीव पूर्वी अफ्रीका में रहते थे, वहां निवास करते थे। चले भैया एनसीईआरटी क्या कहती है? देखिए ये कहती है कि ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टता दर्शाते हैं जो इस बात के विश्वास को आगे बढ़ाती है कि क्या बताती है कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे प्राइमेट पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। कहां विचरण करते थे? पूर्वी अफ्रीका में। और मैंने पहले बोला कि इथियोपिया एंड टैंजेनिया जो है ये वो देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, मतलब पूर्वी अफ्रीका के देश है। चले इसीलिए हमने कहा कि इन हड्डियों से इस बात का पता चला कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले मानव के समान प्राइमेट कहां रहते थे? पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। अब सवाल था कि सर इन यहां पे जो हमें जीवाश्म मिले, इन जीवाश्म से और कोई इंफॉर्मेशन मिल पाई? हाँ, इन जीवाश्म के बेसिस पे वैज्ञानिकों ने और भी कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जिसके आधार पे उन्होंने बताया। क्या बताया? कि ये जो जीव थे, इन जीव की लंबाई जो होगी वो 4 फुट से ज्यादा नहीं होगी।
इनकी लंबाई कितने फीट से ज्यादा नहीं होगी? 4 फीट से ज्यादा इनकी लंबाई नहीं होगी। और ये सीधे खड़े होकर चलते थे। कैसे चलते थे? सीधे खड़े होकर चलने वाले थे। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसके आधार पर लिखा है कि इनकी ऊंचाई जो थी वो किससे ज्यादा नहीं थी? 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। और ये कैसे चलते थे? सीधे खड़े होकर चलते थे। चले, तो कहने का मतलब इथियोपिया और टैंजानिया में जो मानव के समान अस्थियों के जीवाश्म मिले वो 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मिले, जिन्होंने बताया कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव के जैसे जीव जो थे, मानव के जैसे प्राइमेट जो थे, वो पूर्वी अफ्रीका में रहते थे और उनकी लंबाई 4 फुट से ज्यादा नहीं थी, उनकी हाइट 4 फुट से ज्यादा नहीं थी और वो सीधे खड़े होकर चलते थे। चलो भैया, मैं आगे यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे मूव करते हैं। हम मूव करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे। ये लो, हम मूव करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे। बेटा, वैज्ञानिकों को कुछ अवशेष मिले। जब उन अवशेषों का अध्ययन किया तो उन्हें क्या पता चला कि आज से लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने मिलियन वर्ष पूर्व? आज से लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये भी पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहता था। कहां रहता था? पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ध्यान रखना, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो था वो कब था? वो था 15 मिलियन वर्ष पहले। चलो मैं आगे। फिर जो उन्होंने मानव के समान प्राइमेट की अस्थियां मिली वो कब मिली? वो मिली 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले। उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जो अवशेष मिले उनसे क्या पता चला कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो आज से लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले कहां रहते थे? पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। कहां पे? घास के मैदान में रहते थे। अब खास बात क्या थी? उन्होंने एक चीज नोट की कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कुछ कैरेक्टर तो थे एप के। किसके थे? एप के, कपी के कैरेक्टर थे। और कुछ कैरेक्टर जो थे वो थे मानव के। तो कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे प्राइमेट थे जिसमें मानव के तथा एप के दोनों के लक्षण थे। तो वो मानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव तथा एप की योजक कड़ी रहे होंगे। तो इसीलिए पता चला क्या कि इसे कपी किसको बोलते हैं? कपी बोलते हैं एप को, तथा मानव के मध्य की योजक कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मानव तथा एप दोनों के ही लक्षण क्या थे? विद्यमान थे। यस कि नो? अब वैज्ञानिक जो है, उन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो धरती पे पहले मानव थे, आदि मानव थे, प्रथम मानव जो था धरती पे, वो धरती पे पहला मानव जो सीधा खड़ा होके चलता था, बिल्कुल हमारी तरह। गोरिल्ला चिंपांजी तो झुक के चलते थे, सीधा खड़ा होके चलने वाला पहला मानव जो था वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसीलिए हमने लिखा कि प्रथम आदि मानव जो सीधा खड़ा हुआ वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में एक खास बात और है। वैज्ञानिकों को कुछ प्रमाण मिले। क्या प्रमाण मिले? वो प्रमाण ये मिले कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस पत्थरों से हथियार बनाते थे। क्या बनाते थे? पत्थरों को हथियार की तरह यूज करते थे और उन हथियारों से, पत्थरों से जीवों का शिकार करने का काम करते थे। क्या करते थे? जीवों का शिकार करने का काम करते थे। तो इसीलिए लिखा कि यह साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे। किससे शिकार करते थे? पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे। मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे इनको शिकार करने का शौक था। ये जीवों को मारते थे। किससे? पत्थरों से बने हुए हथियारों से। लेकिन ये उन जीवों का मीट नहीं खाते थे। ये कैसे थे? ये संभवतः फल का भोजन करने वाले थे, फलाहारी थे। कैसे थे बेटा? ये फलाहारी थे। तो जब भी पूछे कि मानव तथा एप की योजक कड़ी क्या है, आप कहोगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आप कहोगे कौन सा आदि मानव है जिसने सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया, आप कहोगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वो पूछे कि बताओ कौन सा आदि मानव है जो पत्थरों से शिकार तो करता था परंतु मीट नहीं खाता था। क्या खाता था? फ्रूट खाता था। तो आप क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मेरी बात क्लियर है?
आगे चलूं, नेक्स्ट आगे मूव करता हूं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अगले जो मानव आए वो थे मेरे पास होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, बेटा ये होमो हैबिलिस है, हम ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे उनको तो हमने एप्स तथा मानव की योजक कड़ी माना, जिसमें एप्स तथा मानव के दोनों के लक्षण थे, हाँ कि ना। लेकिन होमो हैबिलिस धरती पे पहले मानव थे जिनके पास मानव जैसे लक्षण थे बहुत सारे। इसीलिए हमने लिखा प्रथम मानव समान पूर्वज जीव। किसको बोला? होमो हैबिलिस को बोला, जिसमें कपी के लक्षण धीरे धीरे क्या हो गए थे? गायब। किसके लक्षण थे? मानव के लक्षण थे। इसलिए हमने बोला प्रथम मानव समान पूर्वज जो जीव था वो कौन सा था? वो था होमो हैबिलिस। अब ये होमो हैबिलिस वाले जो मानव थे, ये मानव जो थे ये भी पत्थरों तथा हड्डियों से हथियार बनाने का काम करते थे। किससे? पत्थरों तथा हड्डियों से हथियार बनाने का काम करते थे। इसलिए हमने इनको कहा प्रथम टूल मेकर मैन या हैंडीमैन। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो पत्थरों को ही हथियारों की तरह यूज करते थे, हाँ कि ना। कहीं से नुकीला पत्थर ढूंढ लिया और नुकीले पत्थर को हथियार की तरह काम कर लिया। जबकि ये ऐसे थे जो खुद उन पत्थर को तथा हड्डियों को डिजाइनिंग करके हथियार बनाते थे। वो कौन से थे? होमो हैबिलिस। तो मैंने कहा जब ये खुद पत्थरों तथा हड्डियों के हथियार बनाते थे, इसलिए इनको बोल दिया प्रथम टूल मेकर मैन या हैंडीमैन। क्यों बोला? इसलिए बोला कि ये पत्थरों तथा हड्डियों से हथियार बनाते थे। किससे बनाते थे हथियार? पत्थरों तथा हड्डियों से हथियार बनाते थे। इसलिए इनको बोल दिया प्रथम टूल मेकरमैन और हैंडीमैन बोल दिया। अब सवाल था, सर हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। तो ये होमो हैबिलिस कहां रहते थे? बेटा ये होमो हैबिलिस जो थे ये भी रहते तो अफ्रीका महाद्वीप में थे, अफ्रीका महाद्वीप में थे, लेकिन ये कहां रहते थे? गुफाओं में। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले ये अफ्रीका में कहां रहते थे बेटा? अफ्रीका में गुफाओं में रहते थे। ये जो होमो हैबिलिस थे इनमें सोचने समझने की काफी अच्छी शक्ति थी। तो इनके मस्तिष्क की जो क्षमता थी वो थी 650 से 800 सीसी। एनसीईआरटी ने क्लियरली गिवन है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब भी पूछे बताओ होमो हैबिलिस की मस्तिष्क क्षमता क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, आप बताओगे 650 से 800 सीसी। इनकी भी खास बात क्या थी? खास बात ये थी, हमने कहा कि ये टूल मेकर मैन थे, हैंडीमैन थे जो पत्थरों तथा हड्डियों से हथियार बनाते थे, लेकिन ये उन हथियारों से अपनी सुरक्षा करने का काम करते थे। क्या काम करते थे? उन हथियारों से अपनी सुरक्षा करने का काम करते थे। ये जीवों को मार के उनका मीट नहीं खाते थे। तो इसीलिए मैंने लिखा ये प्रायः मांस नहीं खाते थे, ये प्राय मांस नहीं खाते थे। तो हथियारों का क्या यूज किया इन्होंने? हथियारों का यूज किया इन्होंने सुरक्षा में, जंगली जीवों से सुरक्षा में मुख्यतः हथियारों का यूज करते थे। ये उनको मार के मीट नहीं खाते थे। चलो भैया आगे नेक्स्ट। होमो हैबिलिस के बाद अगले जो मानव अपने पास आते हैं उनको अपन बोलते हैं होमो इरेक्टस। अगले मानव है होमो इरेक्टस। बेटा ये होमो इरेक्टस जो थे, ये होमो इरेक्टस आज से लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले ये धरती पे रहते थे। वर्तमान में धरती पे नहीं है। कब रहते थे? आज से लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले ये जो थे ये धरती पे रहते थे। ये जो थे ये मेरे पास होमो इरेक्टस थे। ये होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस की तुलना में ज्यादा समझदार थे, उनकी तुलना में ज्यादा बुद्धिमान थे। इसलिए इनकी मस्तिष्क क्षमता जो थी वो थी भैया कितनी? लगभग 900 सीसी। जबकि होमो हैबिलिस की कितनी थी? 650 से 800 सीसी। जब इनकी मस्तिष्क क्षमता ज्यादा तो ये उनकी तुलना में ज्यादा समझदार हुए, ज्यादा बुद्धिमान हुए,
हाँ कि ना। अब ये जो होमो इरेक्टस जो थे, ये होमो इरेक्टस जंगली जीवों का शिकार करते थे और शिकार करके उनके मीट को खाने का काम करते थे। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये प्राय क्या खाते थे, मांस। प्राय क्या खाते थे, मांस। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे शिकार करते थे, शिकार करना उनका शौक था, लेकिन वो मांस नहीं खाते थे, वो खाते थे फ्रूट। अपने पास होमो हैबिलिस जो थे वो हथियारों से सुरक्षा करते थे, जंगली जीव कोई अटैक करता तो उसको मार देते थे, हाँ कि ना। लेकिन वो भी मीट नहीं खाते थे, जबकि होमो इरेक्टस जो थे वो जीवों को मार कर खाते थे, मतलब मीट खाने वाले थे। अब ये जो होमो इरेक्टस है, इस होमो इरेक्टस को होमो सेपियंस का नजदीकी संबंधी कहा जाता है। होमो सेपियंस का नजदीकी संबंधी कौन है, होमो इरेक्टस। क्योंकि जब इवोल्यूशन का मैंने वो बनाया था आपके सामने फ्लो चार्ट, तो होमो सेपियंस से जस्ट पहले होमो इरेक्टस ही आ रहा था, हाँ कि ना। अब इस होमो इरेक्टस जो मानव है, इसमें तीन अलग अलग जगह, तीन अलग अलग तरह के अपने पास अवशेष मिले। मैंने कहा तीन अलग अलग तरह के मानव है। कौन कौन से? सबसे पहला होमो इरेक्टस है वो है जावा मैन। क्या है? जावा मैन। दूसरा अपने पास है पेकिंग मैन, एंड तीसरा अपने पास है हिडेलबर्ग मैन। जावा मैन, पेकिंग मैन, एंड तीसरा अपने पास है हिडेलबर्ग मैन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, वो दे रखा है बेटा जावा मैन, हाँ कि ना। बेटा ये जावा मैन जो है, इस जावा मैन के जीवाश्म जो थे, इसके जो अपने पास जीवाश्म जो है वो 1891, कौन सी सन में? सन 1891 में जावा में मिले। जावा में मिले। ध्यान रखना, जावा मानव वो था जिसके अवशेष सन 1891 में कहां मिले? जावा नाम की जगह पे मिले। और आपको बता दूं ये जावा नाम की जगह कहां जगह? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ये एक द्वीप है जहां पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी निकलते हैं, और ये इंडोनेशिया की इकोनॉमी में ये जावा नाम का द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पे मिले थे इस जावा मैन के जीवाश्म। कब? 1891 में। ध्यान रहे बेटा, आप लोगों की हिंदी की एनसीईआरटी में 1891 की जगह लिख रखा है 1991, उसको सही कर लेना। इंग्लिश वाली एनसीईआरटी ने 1891 ही लिख रखा है, आप उसको सही कर लीजिएगा। क्या डेट डालनी है कि जावा मानव के जीवाश्म जो थे वो जावा नाम की जगह पर मिले थे। कब? सन 1891 में। और ये जावा मानव वो पहला मानव था जिसने सबसे पहले आग का उपयोग किया। तो जब भी बात करके चले तो इसने किसका उपयोग किया? इसी ने सर्वप्रथम आग का उपयोग किया। आग का उपयोग किया। ये जो मेरे पास जावा मैन था, इन्होंने सबसे पहले आग का उपयोग किया। ये आग का उपयोग करते थे, वो जंगली जीवों से सुरक्षा में तथा भोजन को पकाने में आग का उपयोग करते थे। मेरी बात क्लियर है? तो जब भी बोले कि आग का उपयोग सबसे पहले किसने किया, आप कहोगे जावा मैन ने किया। इसके जीवाश्म कहां मिले? जावा नाम की जगह पे मिले। कब? 1891 में। चले, अपने पास बाकी के दो है, पेकिंग मैन तथा हिडेलबर्ग मैन। इन दोनों को एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। फिर भी ध्यान रखना कि ये जो पेकिंग मैन है, इसके जीवाश्म जो थे वो जीवाश्म कहां मिले? चाइना में। ध्यान रखना, इसके जीवाश्म जो है वो चाइना में मिले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? जावा, जो आपको याद रखना है। चले भैया, तो अपने पास क्या आया? होमो इरेक्टस जो मैन है वो लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले धरती पे रहते थे। इनकी मस्तिष्क क्षमता है वो है लगभग 900 सीसी, तथा ये जो है ये मांस खाने वाले हैं। कैसे हैं? मांस खाने वाले हैं। इनमें से जावा मैन जो है, उस जावा मैन के जीवाश्म 1891 में मिले थे। कहां पे? जावा नाम की जगह पे, जो कहां है? इंडोनेशिया में है। तथा इन जावा मैन ने ही सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था? आग का उपयोग किया था। चले भैया, अपने पास होमो इरेक्टस के बाद अपने पास आता है होमो सेपियंस।
होमो इरेक्टस के बाद क्या आता है बेटा? अपने पास आता है होमो सेपियंस। मैंने बोला था कि होमो इरेक्टस जो है वो होमो सेपियन का निकट संबंधी है, और होमो सेपियन जो है उन होमो सेपियन मानव को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला निएंडरथल मैन, दूसरा क्रो-मैग्नन मैन एंड तीसरा मॉडर्न मैन। चलिए होमो सेपियन में निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड मॉडर्न मैन के बारे में एक एक करके अपन पॉइंट्स आगे पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके सामने निएंडरथल मैन के बारे में। चले बेटा, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये निएंडरथल मानव आज से 1 लाख से लेकर 40,000 वर्ष तक, इनकी उत्पत्ति आज से कब हुई थी? 1 लाख वर्ष पहले हुई थी। आज से कब हुई थी? 1 लाख वर्ष पहले। और फिर ये कब तक रहे? ये लगभग आज से 40,000 वर्ष पहले तक धरती पर रहे। मतलब 1 लाख वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई होगी और कब तक रहे होंगे? लगभग 40,000 वर्ष तक रहे होंगे। मतलब धरती पे ये लगभग 60,000 वर्ष तक रहे। धरती पर 60,000 वर्ष तक रहे। कब? आज से 1 लाख वर्ष पहले उत्पत्ति हुई और लास्ट इनको देखा गया आज से 40,000 वर्ष पहले। इस तरह से टोटल मिला के कितने वर्ष हो गए? लगभग 60,000 वर्षों तक ये धरती पे रहे। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये निएंडरथल मानव जो थे, ये निएंडरथल मानव एशिया महाद्वीप पे ही रहते थे। कहां पे ये रहते थे? पूर्वी तथा मध्य एशिया में। कहां रहते थे? पूर्वी तथा मध्य एशिया में। तो एनसीईआरटी की बेटा सीधी लाइन है कि ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व पूर्वी तथा मध्य एशिया में रहते थे। और इनकी मस्तिष्क क्षमता जो थी वो थी लगभग 1400 सीसी, जो कि लगभग आधुनिक मानव के समान है। किसके समान है? इनकी मस्तिष्क क्षमता कितनी है? लगभग 1400 सीसी, जो कि वर्तमान जो आधुनिक मानव है उसके लगभग क्या है? समान। अब इनकी खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि ये निएंडरथल मानव क्या थे? ये क्या थे? ये जानवरों की खाल जो थे, उन जानवरों की खाल का उपयोग करते थे शरीर को ढकने के लिए। शरीर को ढकने में किसका उपयोग करते थे? जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। तो जब भी पूछे, एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि जब भी पूछे कि बताओ कौन से मानव ने जानवरों की खाल को उपयोग में लिया शरीर को ढकने के लिए, तो आप क्या कहोगे? निएंडरथल मानव। इसीलिए मैंने कहा है ये अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। चले, एक खास चीज और थी इनकी। ये निएंडरथल मानव थे, ये सबसे पहले मानव थे जिन्होंने मरे हुए मानव को दफनाने का काम किया। तो जब भी कहे कि बताओ मरे हुए मानव को दफनाने का काम कहां से शुरू हुआ, वो दफनाने का काम कहां से शुरू हुआ? निएंडरथल मानव से हुआ। इसीलिए मैंने कहा दफनाने का मतलब उसको जमीन में दबा देना। इसीलिए लिखा कि ये मृतकों को जमीन में गाड़ने का काम करते थे, मतलब दफनाने का काम करते थे। मतलब क्या करते थे? दफनाने का मतलब उसकी बोरियल सेरेमनी जो थी वो सबसे पहले किसने शुरू की? वो अपने पास निएंडरथल मानव ने शुरू की। चले भैया, इस निएंडरथल मानव के बाद जो अगले मानव अपने पास आते हैं वो अगले मानव है बेटा, वो अपने पास है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव बेटा, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्रो-मैग्नन मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व इन क्रो-मैग्नन मानव की उत्पत्ति हुई थी, तथा अंतिम क्रो-मैग्नन मानव को लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व देखा गया। लास्ट कब देखा गया? आज से 10,000 वर्ष पूर्व देखा गया। मतलब ये जो क्रो-मैग्नन मानव थे ये धरती पे कब रहते थे? ये धरती पे रहना शुरू किया था इन्होंने आज से 50,000 वर्ष पहले। और कब तक रहे? आज से 10,000 वर्ष पहले तक रहे। मतलब टोटल कितनी देर तक धरती पे रहे? ये रहे लगभग 40,000 वर्षों तक धरती पर रहे। हाँ कि ना? तो जब भी पूछे क्रो-मैग्नन मानव धरती पे कब रहते थे? 50,000 से 10,000 वर्ष पूर्व धरती पर रहते थे। और ये क्रो-मैग्नन मानव ऐसे थे जिनकी बुद्धि जो थी
जिनकी बुद्धि जो थी वो सबसे ज्यादा थी, सबसे बुद्धिमान जो मानव थे वो कौन से थे? क्रो-मैग्नन मानव, क्योंकि उनकी मस्तिष्क की क्षमता जो थी वो थी 1650 सीसी, जो कि थी लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा मस्तिष्क की क्षमता जो थी वो कौन से मानव की थी बेटा? वो क्रो-मैग्नन मानव की थी। कौन से की थी? क्रो-मैग्नन मानव की। कितनी थी? 1650। इसलिए मैं कहूं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानव धरती पे था वो कौन सा था? क्रो-मैग्नन मानव। कौन सा था? क्रो-मैग्नन मानव। अभी मैंने बताया था आपसे कि अपने पास जो निएंडरथल मानव था वो ऐसा मानव था जो कि जानवरों की खाल से शरीर को ढकने का काम करता था, हाँ कि ना? लेकिन ये क्रो-मैग्नन मानव ऐसे थे जो कपड़े पहनने का काम करते थे। मतलब शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे? कपड़े पहनते थे। तो कपड़े पहनने की शुरुआत जो की वो सबसे पहले कौन से मानव ने की? क्रो-मैग्नन मानव ने की, हाँ कि ना? अब बच्चे, क्रो-मैग्नन मानव ने और भी काम किया। क्या काम किया? इन क्रो-मैग्नन मानव ने जानवरों का घरेलूकरण शुरू कर दिया, मतलब जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इन क्रो-मैग्नन मानव ने कुत्तों को पालना शुरू किया। किसको पालना शुरू किया? कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। वो जो कुत्ते थे वो कुत्ते सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे, सुरक्षा में हेल्प करने का काम करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले किसको पालना शुरू कर दिया? कुत्तों को। तो जब भी बोले कि बताओ जानवरों को पालना किसने शुरू किया या जंतुओं का घरेलूकरण किसने शुरू किया, तो आप क्या बताओगे? कौन से मानव थे? वो मानव थे क्रो-मैग्नन मानव, हाँ कि ना? अब इन क्रो-मैग्नन मानव की बहुत खास बात, ये क्रो-मैग्नन मानव थे, ये बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। बहुत अच्छे क्या बनाते थे? पेंटिंग। तो कहने का मतलब क्रो-मैग्नन मानव बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। और इनकी जो पेंटिंग जो थी वो पेंटिंग हमें गुफाओं की दीवारों पर मिली। कहां मिली? गुफाओं की दीवारों पर। और वो पेंटिंग जो गुफाओं की दीवारों पर मिली, उस पेंटिंग जो थी वो पेंटिंग लगभग 18,000 वर्ष पुरानी थी। कितनी पुरानी थी? 18,000 वर्ष पुरानी पेंटिंग थी जो हमें गुफाओं की दीवारों पे मिली। और हमको पता है 18,000 वर्ष पूर्व कौन से मानव थे? क्रो-मैग्नन मानव। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि क्रो-मैग्नन मानव जो थे वो गुफाओं की दीवार पर पेंटिंग बनाने का काम करते थे। और सबसे पुरानी पेंटिंग कितनी पुरानी मिली हमको? 18,000 वर्ष पुरानी पेंटिंग मिली। तो कहने का मतलब कि मानव ने पेंटिंग बनाना शुरू किया। वो कौन सा मानव था? वो क्रो-मैग्नन मानव था। क्रो-मैग्नन मानव ने पेंटिंग बनाना शुरू किया। या पूछे बताओ पेंटिंग बनाने की शुरुआत कितने वर्ष पूर्व हुई, तो आप कहोगे पेंटिंग बनाने की शुरुआत हुई लगभग 18,000 वर्ष पूर्व। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिख रखी है कि ये क्या करते थे? प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग इतने वर्ष पूर्व हुई। मतलब गुफाओं की दीवारों पर जो पेंटिंग बनाई वो कितने वर्ष पूर्व बनाई? 18,000 वर्ष पूर्व बनाई। इसलिए पेंटिंग की शुरुआत कब की मानव ने? लगभग 18,000 वर्ष पूर्व की। अब अपने पास कई जगह पे पेंटिंग मिली है। जैसे मध्य प्रदेश जो अपना स्टेट है, मध्य प्रदेश स्टेट के रायसेन जिले में चट्टान है जिनको अपन बोलते हैं भीमबेटका चट्टान। कौन सी चट्टान बोलते हैं? भीमबेटका। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका जो चट्टान है उनकी चट्टानों पर भी हमें पेंटिंग मिली थी। क्या मिली थी? पेंटिंग। और वो पेंटिंग किसने बनाई थी? क्रो-मैग्नन मानव ने बनाई थी। तो कहने का मतलब कि गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका चट्टानों की गुफाओं में देखा जा सकता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्रो-मैग्नन मानव ने जो आज से लगभग 18,000 वर्ष पूर्व जो गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग के अवशेष हमें मिले हैं। वो कहां मिले हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका चट्टानों में जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर मिले हैं। और उनको वहां पे जाके आप देख सकते हो कि क्रो-मैग्नन मानव कैसी पेंटिंग बनाते थे। चलो मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चले, क्रो-मैग्नन मानव के बाद सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में मैं बात करके चलता हूं मॉडर्न मैन, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक मानव। मॉडर्न मैन जिसको हम बोलते हैं आधुनिक मानव। बेटा वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आधुनिक मानव जो था, उस आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग आज से
75,000 वर्ष पहले हुई थी। 75,000 वर्ष से 10,000 पूर्व आज से कुछ अवशेष तो मिले आधुनिक मानव के जो 75,000 पूर्व के थे, कुछ अवशेष मिले जो 10,000 पूर्व के थे। तो कहने का मतलब कि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मॉडर्न मैन की उत्पत्ति जो हुई वो कब हुई? 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व हुई। कब? वो हुई हिमयुग में। अब सवाल सबसे बड़ा यही था कि हिमयुग में हुई। ये हिमयुग क्या था? बेटा वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये हिमयुग 75,000 से 10,000 वर्ष के बीच वाला जो ये हिमयुग था, ये वो युग था, ये वो समय था जब धरती का तापमान बहुत तेजी से कम हो रहा था। मतलब धरती जो थी वो बहुत तेजी से ठंडी हो रही थी। उसी टाइम पीरियड को बोल दिया हिमयुग। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से लगभग 75,000 से लेके 10,000 वर्ष के बीच हिमयुग में अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति हुई। तो जब भी बोले बताओ मानव की उत्पत्ति कहां पे हुई, तो मानव की उत्पत्ति कहां हुई? अफ्रीका में हुई। और अफ्रीका से मानव अलग अलग जगह पर फैल गया। कब हुई? ये हुई हिमयुग में 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। चलू मैं आगे देखिए, वर्तमान जो मानव है उसकी मस्तिष्क की क्षमता जो है वो लगभग है 1450 सीसी। लगभग कितनी है? 1450 सीसी, जो कि निएंडरथल मानव के लगभग समान है। अब ये आधुनिक मानव है। इस आधुनिक मानव ने ही सबसे पहले खेती करना शुरू किया। तो एग्रीकल्चर जो स्टार्ट की, खेती करना शुरू किया, वो किसने किया? आधुनिक मानव ने। कब किया? आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। इसीलिए मैंने लिखा है कि इन्होंने लगभग 10,000 वर्ष पूर्व खेती करना शुरू किया। तो जब भी कहे कि एग्रीकल्चर की, खेती की स्टार्टिंग कौन से मानव ने की? मॉडर्न मानव ने। कौन से ऐसे मानव थे जिन्होंने खेती की स्टार्टिंग की? मॉडर्न मानव। कब की? आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की। और ये ही मानव थे जो धीरे धीरे बस्ती बनाना स्टार्ट किया। मतलब गांव के रूप में झुंड बना के रहने लगे। वो सबसे पहले कौन सा था? वो था मॉडर्न मानव। तो आधुनिक मानव। तो जब भी कहे कि बताओ ह्यूमन सेटलमेंट को किसने शुरू किया? बस्तियां बनाना किसने शुरू किया? बस्तियां बनाकर रहना कौन से मानव ने शुरू किया? तो आप क्या कहोगे? मॉडर्न मैन, दैट इज आधुनिक मानव ने सबसे पहले बस्तियां बनाना शुरू किया। चले भैया, तो यहां पे जाके अपना ह्यूमन इवोल्यूशन वाला पोर्शन होता है कंप्लीट। इस तरह से ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। आप एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जिस भी लाइन में कोई दिक्कत हो आप तुरंत के तुरंत डाउट पैनल पे डाउट पूछिएगा। ठीक है भैया। अब अगले लेक्चर में हम इस ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के कुछ प्रीवियस ईयर्स के नीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत इजी से सवाल आते हैं जिनको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। चले भैया, तो हम मिलते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए अगले लेक्चर में। मेरी बात क्लियर है? इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया यहां पे कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।